रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आखिर मोदी सरकार 400 पार, इस बार जिस प्रकार से स्लोगन मोदी सरकार ने दिया है, क्या उसकी घड़ी अब नजदीक आती जा रही है? अब केवल 7वां चरण का चुनाव मेहनत की आखिरी आपकी रैली सदर बाजार से निकली, उसको मैंने कवर भी किया। बहुत लोगों का हुजूम था। सवाल यह है कि आखिर जिस प्रकार से मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि 4 तारीख को मतगणना है? आपने क्या आंकड़े फिट किए हैं मेरिट को लेकर, क्योंकि आप वोटों के चाणक्य माने जाते हैं, रणनीति बनाते हैं आप, और पता चलता है आपको, अगर आपको बूथ वाइज आपकी 1,18,000 का मार्जिन मिला था, तो लगभग उससे मिलता जुलता यानी कि 1,25,000 तक का आंकलन हमारा है। मतलब 1,25,000 से जीत का या कैंट से जीत का? अच्छा, कैंट से जीत का। कैंट तो पिछड़ा है वोट देने में, इसके पीछे क्या कारण है? कैंट नहीं पिछड़ा। आपका ये लोग जो कह रहे थे वही नहीं, आपका ये कहना गलत है कि कैंट पिछड़ा। पिछली बार के मुकाबले में भी 1% वोटिंग ज़्यादा हुआ। तल्ख में नजर आए, जनता से भी दूरी बना के रखे, या जनता से तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सिलेक्शन में लोगों में, जनता में उत्साह नहीं रहा। उनको कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, रोज मैं एक दिग्गज पत्रकार मानता हूं खुद को, क्योंकि मैं देश के बड़े सत्ता के गलियान में पत्रकारिता किया। जो रणनीतिकार थे वो कहीं ना कहीं फेल हुए कि जब भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठाया गया, तभी उनके पत्रकारों की झड़प हो गई। मेरा तरफ से कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी प्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी। रोज प्रेस वाले उनके घर पे सुबह पहुंच जाते थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही 8 बजे सुबह पहुंच जाते। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर तमाम जन सरोकार के मुद्दे से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल खबरों को लेकर बेहद संजीदा रहता है। सवाल है कि आखिर मोदी सरकार 400 पार, इस बार जिस प्रकार से स्लोगन मोदी सरकार ने दिया है, क्या उसकी घड़ी अब नजदीक आती जा रही है? अब केवल 7वां चरण का चुनाव बचा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद वोटिंग होना है 1 जून को वाराणसी में। सबकी निगाहें टिक गई हैं अब रिजल्ट पर। 4 जून को नतीजे क्या होंगे? क्या 400 पार सिर्फ शगुफा साबित होगा या वाकई हकीकत में बदलेगा? मेरठ कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से रामायण के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को यहां उम्मीदवार बनाया गया, तमाम बातों को लेकर जिस प्रकार से रणनीति बनी, वहां पे भाजपा के बीच और उनके बीच एक तल्खियां भी देखी गई। तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी तल्खियां देखी गई, लेकिन फिर भी चुनाव संपन्न हुआ और कई रणनीतिकार ने इसकी भूमिका निभाई। जिस प्रकार से चुनाव संपन्न होने के बाद हम हमेशा रोजाना खबर मेरठ के चाणक्य माने जाने वाले अमित अग्रवाल, दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल से हम सीधे रूबरू होते हैं, और जिस तरीके से आंकड़ों का दौर चलता है उसमें अमित अग्रवाल किस प्रकार से सटीक आंकड़े पेश करते हैं, ये रोजाना खबर ने बीते 8 सालों में कई चुनावों में आपको दिखाया और समझाया। आखिर मेरठ में अमित अग्रवाल को लेकर जिस प्रकार से चाणक्य की भूमिका बताई जाती है, उसी प्रकार से आज हम फिर आ गए हैं रिजल्ट से पहले अमित जी से बात करने और जानने की कोशिश करें कि आखिर अरुण गोविल जो राम के किरदार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद जो रामायण किरदार को यहाँ सजीव चित्रण के लिए भेजा गया था, वो कितने सटीक साबित होंगे और कितने सफलता के पैमाने पर खड़े उतरेंगे। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, नमस्कार। आज तो हम इस बार कुछ लेट हो गए। जनरली चुनाव के बाद हम सीधे आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम कम से कम मैं आपको पार्टी का चुनावी चाणक्य मानता हूँ। सबसे पहले हम रणनीति पे आएंगे, आंकड़ों के दौर पे आएंगे, क्योंकि चुनाव खत्म हुए काफी समय बीत गए हैं। अब आखिरी चरण का चुनाव बनारस में बचा है। 1 जून को चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना है। उसके बाद ये जानकारी मिलेगी, सबको पता चलेगा कि मोदी सरकार इस बार 400 के पार है या नहीं है, या किसकी सत्ता बनती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत मेहनत की। आखिरी आपकी रैली सदर बाजार से निकली, उसको मैंने कवर भी किया। बहुत लोगों का हुजूम था। सवाल यह है कि आखिर जिस प्रकार से मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और हम तमाम गली गली में जाकर हमने महसूस किया कि इस बार दलित के अंदर, मुस्लिम तो खैर थे ही सपा की तरफ, दलित योगेश वर्मा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। चाहे वो शेरगढ़ी का मामला हो, चाहे भगवतपुरा का मामला हो, वहाँ मैंने पर्सनली विजिट किया। सबसे पहले बताइए कि आपने इतने दिनों तक जरूर कुछ ना कुछ आंकड़ा फिट किया होगा। क्या आप मानते हैं, आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है, क्या आप मानते हैं कि लीड कितने की हो रही है, या हम कहाँ पे हैं? नहीं, हमने कोई आंकड़ा फिट नहीं किया। अच्छा, जो कुछ परिलक्षित है जी, जो कुछ हुआ उसको ही हमने संजोया है, उसको ही जोड़ा है। जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग हुई है उसको आंकड़ा नहीं फिट करा जी।
जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से जो आप आपके अभी पास बोल आए होंगे, आंकड़े आए होंगे, कहाँ क्या परसेंटेज रहा? अभी ये पब्लिक का परसेप्शन है। आपने कहा 400 पार का शगुफा, तो ये शगुफा नहीं है, ये दिल से है। 400 पार दिल से है, जनता के दिल से है। मोदी जी ने अपनी तरफ से नहीं कही ये बात, जनता ये की जनता आवाज ने कही अब की बार 400 पार। लेकिन कहीं पार्टी नेतृत्व नहीं। और वो 400 पार के इस वो जुमला समझा विपक्षी पार्टी ने, और वो इस जुमले का ही प्रतिवाद करते रहे 3 चरण तक, और वो इस जाल में फंस गए कि वो उसी को करते रहे बस, और अपनी चिंता करी नहीं उन्होंने, अपने काम को बताया नहीं, अपनी नीतियों को बताया नहीं, अपने तो 400 पार को ही झुटलाने में लगे रहे। उसको झुटलाने में लगे रहे। आप मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि 4 तारीख को मतगणना है? आपने क्या आंकड़े फिट किए हैं मेरठ को लेकर, क्योंकि आप वोटों के चाणक्य माने जाते हैं, रणनीति बनाते हैं आप, और पता चलता है आपको, अगर आपको बूथ वाइज आपकी जानकारी है, जैसा 40 सालों का एक बड़ा लंबा अनुभव है, बूथ वाइज आप आंकड़े निकालते हैं और बताते हैं कि जीत हार का अंतर इतने का होने वाला है। इस बार भी हम आपसे, क्योंकि पिछली बार मेरठ चुनाव में आपने 1 लाख का आंकड़ा बोला था और बिल्कुल सटीक 1 लाख ही साबित हुआ, तो इसलिए मैं रोजाना खबर कम से कम इनको जरूर चाणक्य मानता। क्या आप 1,03,000 आया था पिछले, 2,95,000, 1,03,000 आया था, मैंने 1 लाख कहा था जी। तो 1,03,000 से हम 4700 वोट से जीत गए थे जी। तो इस बार भी हम जो है जितना मुझको मिला 1,18,000 का मार्जिन मिला था, तो लगभग उससे मिलता जुलता, यानी कि 1,25,000 तक का आंकलन हमारा है। मतलब 1,25,000 से जीत का या कैंट से? कैंट से जीत का। अच्छा, कैंट से जीत का। तो ये ओवरऑल कोई भी आधिकारिक बात मैं कह सकता हूँ, तो मैं अपनी विधानसभा के बारे में कह सकता हूँ, तो आप और तो बाकी सब अनुमान है। हाँ, अनुमान जैसे आप बहुत अभी काफी लंबा समय बीत गया होगा, तो क्या हापुड़ को लेके, दक्षिण को लेके, किठौर को लेके या शहर को लेके टोटल ओवरऑल जीत का कुछ आपने आंकड़ा किया? ओवरऑल अगर हम पिछले पैटर्न को भी मान लें, जो पिछला पैटर्न था उसको भी मान लें, तो भी पिछली बार भी हापुड़ सीट हमारे पास थी। पिछली बार भी हमारे पास मेरठ दक्षिण की सीट थी। लेकिन लोग राजेंद्र जी के चुनाव में हम हारे हुए, सब जगह से सिर्फ कैंट नहीं जिताया उनको। लेकिन मैंने कहा कि विधानसभा के आंकड़े ले लें या हम लोकसभा के आंकड़े ले लें। उस समय तो चारों सीट से हारे थे हम, लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि हम सब विधानसभाओं से जीतेंगे। अच्छा, मतलब कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी, माइनस में नहीं होगा। माइनस में नहीं होगा, शहर को भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। और मैं ये मानता हूं कि जितनी लीड कैंट विधानसभा देगी उतनी लीड लोकसभा, पूरी लोकसभा में उतनी से जीतेंगे हम। अच्छा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या माना जाए कि 1 लाख से जीत का आंकड़ा? हाँ, लगभग 1 लाख से जीत का आंकड़ा है मेरठ लोकसभा का। अच्छा, लोकसभा का 1 लाख जीत का आंकड़ा है। जब आप कह रहे हैं तो कुछ न कुछ रणनीति और आंकड़ेबाजी का ये जरूर मसौदा तैयार हुआ होगा। इस बार कैंट पिछड़ा है वोट देने में, इसके पीछे क्या कारण है? कैंट नहीं पिछड़ा, आपका ये लोग जो कह रहे थे वही नहीं, आपका ये कहना गलत है कि कैंट पिछड़ा। पिछली बार के मुकाबले में भी 1% वोटिंग ज्यादा हुआ है। अच्छा, 1%। देखिए, कैंट को पिछड़ा हुआ इसलिए नजर आता है कि और सब जिन विधानसभाओं में 60-61% हुआ है, वहाँ मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, उनका मतदान ज्यादा है। यही तो जो पार्टी के जो अनौपचारिक लोग मुझे फोन कर रहे थे, इसीलिए मैंने सवाल किया कि लोगों को लगता है कि अमित अग्रवाल जी के पास बैठ के मैं उनके मन की बात करता हूं। पार्टी के कई दिग्गजों ने मुझे फोन किया, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि जहां पे हिंदू मतदाता है उसके परसेंटेज में जहां मुस्लिम मतदाता है वहां वोटिंग की संख्या अधिक हुई है। हमेशा से मुस्लिम मतदाता वोट अधिक करते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? ये सही बोल रहा हूं? यही बात मैंने कही आपसे कि दक्षिण में, हापुड़ में, किठौर में, शहर में, सब जगह मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, और वही मुस्लिम मतदाता पोलिंग ज़्यादा करता है। यहाँ भी ट्रेंड देखिए आप, 3 बजे के बाद मुस्लिम क्षेत्रों में लाइनें लग गई। मेरे यहाँ भी लगी, मेरे कैंट में भी मुस्लिम लोग। लालकुर्ती CAB स्कूल में पढ़ती है वोट, जलीकोठी की, नादरिल बिल्डिंग की, भूसा मंडी की, मोरगंज की, वो सब 3 बजे के बाद वोट पड़ा है। तो वो जो मुस्लिम मतदाता ज़्यादा आया, उस कारण से वहाँ 61-60% हो गया।
मेरे यहाँ हमेशा यही ट्रेंड है और पूरे यूपी का यही ट्रेंड है, सब जगह इतना ही तो हुआ है। और कल के चरण में जो मैंने वोटिंग देखा वो भी जो है ट्रेंड के हिसाब से वो भी इतने पे आ रहा है, कहीं 54 है, कहीं 55 है, कहीं 54 है, 55 है। तो इस दूसरी बात जो बड़ी सोचने की बात है, मेरठ कैंट में मिलिट्री का वोट है। मिलिट्री के वोट जो बॉर्डर पर होते हैं, जो परिवार यहाँ से चले जाते हैं और जो यहाँ होते हैं उनका वोट नहीं होता है, जो ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं उनका वोट होता है। ऐसे ही पुलिस की भी मेरठ कैंट में छावनी है, पीएससी की भी मेरठ कैंट में छावनी है। तो ये जो ट्रांसफर उसमें ये जो फौजें हैं ये ट्रांसफर मोड में रहती हैं, तो ये फोर्सेस की वोट हमारे यहाँ नहीं पड़ पाती, तो वो भी हमारे यहाँ वोट का असर पड़ता है, वो कम होता है। अब बूथ उठा के देख लीजिए ना, तो जो बूथ इनके हैं वहाँ 28% पोलिंग है, 24% पोलिंग है। हाँ, कुछ जॉब वाले जो है गवर्नमेंट जॉब वाले। दूसरा सारे सरकारी कर्मचारियों के आवास, उनकी कॉलोनीज वो मेरठ कैंट में है। सारे अधिकारियों की आवास मेरठ सिविल लाइन में है। वो सब भी चुनाव ड्यूटी में चले जाते हैं, वो चुनाव ड्यूटी में चले जाते हैं तो उनका वोट नहीं पड़ पाता है। वो भी हमारे यहाँ ही मतदान कम होता है, तो इसलिए मेरठ कैंट का मतदान कम दिखाई देता है। ओके, मतलब 1 लाख। लेकिन दूसरी बात और विधानसभा के मुकाबले में मेरे विधानसभा में वोट जितना पड़ता है उसमें बीजेपी का सॉलिड वोट होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 70-80% बीजेपी का होता है। मेरे को 66.67% मिला था जी, आज की बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 70% मिलेगा। आपके 1-2 साल जितना वोट पड़ा काम का उसमें 70% हमारा होगा। तो इसलिए मैं इसको बड़ा स्पष्ट इसलिए कहता हूँ, मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि बिना वजह कूड़ा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे का वोट डलवाने की जरूरत नहीं है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। अपना वोट डलवाओ जितना डलवाना है। दो फालतू का लोग हैं जो हमको वोट नहीं देते, हम उनको कहेंगे लिस्ट चेक करेंगे वोट डालने के लिए, आओ। चलिए, तो 1 लाख के आसपास जीत का आंकड़ा बता रहे हैं अमित अग्रवाल जी अरुण गोविल का। सर, हम कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। मतलब शुरू से ये मेरठ सीट हॉट सीट रहा है, कुछ दिग्गज भाजपाई भी फेसबुक पे आके और कई समाजसेवी भी टिकट का विरोध किए। आप चूँकि रणनीतिकार भी रहे कई लोग दावेदार थे, खैर, लेकिन टिकट मिलने से लेकर और आखिरी चरण तक जब वो ट्वीट का मामला और ट्वीट पे वो स्पष्टीकरण देने तक भी आए, हमेशा वो खिंचे हुए और तल्ख में नजर आए, जनता से भी दूरी बना के रखे या जनता से, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सिलेक्शन में लोगों में जनता में उत्साह नहीं रहा। कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात नहीं है, ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनका अंदाज अलग होता है, उनका एक उठने बैठने का तरीका, एक उनका प्रेजेंटेशन का तरीका अपने में एक अलग होता है। देखिए, मैं 2014 में हेमा मालिनी के चुनाव का प्रभारी था पूरे मथुरा में। जी जी। तो मैंने तो उनका चुनाव भी लड़ाया है, तो मैंने तो बहुत नज़दीकी से देखा है कि उनको किस तरह से डील करना चाहिए। ये फिल्म में जो डायरेक्टर होता है उसकी बात मानता है फिल्म वाला, बस उसके बाद नहीं। तो हमको डायरेक्टर बन के उस चुनाव को लड़ाना पड़ेगा। तो मैंने चुनाव उनका वैसे ही लड़ाया। मैं इधर से गया तो पहली बार वो एक मंच पर के नीचे हम लोग की मुलाकात हुई, एक गांव में मीटिंग थी, बहुत महिलाएं हेमा मालिनी जी को देखने आई हुई थी। तो उस पर पब्लिक ना चढ़ जाए ज़्यादा, तो हमारे जो आयोजक थे वहाँ के काम करने वाले, हमारे इंतजाम करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने मंच पे सीढ़ी नहीं लगाई। वो मंच था 4 फुट ऊंचा, तो वो हेमा मालिनी जी चढ़ ही नहीं पाई, कैसे चलूँ। तो एकदम मेरा दिमाग क्लिक किया, जो मेरे साथ कार्यकर्ता गए थे मेरठ से, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसे करके एक इधर खड़ा हो जाओ, एक इधर करके ऐसे हाथ जोड़ लो, और छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे और बड़े कार्यकर्ता पीछे, 2 कार्यकर्ताओं ने ऐसे जोड़ा, 2 कार्यकर्ताओं ने ऐसे जोड़ा, एक सीढ़ी बन गई। बताइए। अब वो देख के हमने कहा चढ़ जाओ, तो वो हिचक गई, इशारे से बोली कैसे पैर रख दूँ मैं। तो हमने कहा चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो और समझ लो कि आप शूटिंग हो रही है।
और ये कहते ही कि पिक्चर समझो गई। शूटिंग हो रही है, पिक्चर गई। वो चप्पल उतारी और फट से चढ़ गई। तो आप बहुत बड़े डायरेक्टर साबित हुए। तो मैंने कहा ये फिल्म के जो लोग होते हैं इनको, लेकिन मेरे डायरेक्टर के लिए अरुण सुना। गोविल लास्ट तक अपनी खिंच नहीं रोक पाए। जाने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, रोज मैं एक दिग्गज पत्रकार मानता हूं खुद को, क्योंकि मैं देश के बड़े सत्ता के गलियार में पत्रकारिता किया। जो रणनीतिकार थे वो कहीं ना कहीं फेल हुए कि जब भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठाया गया तभी उनके पत्रकारों की झड़प हो गई सवालों को लेकर। कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ मेंटेनेंस रहा होगा। तो क्या आप मानते हैं कि उसका असर पब्लिक में नहीं? देखिए, वो मैनेजमेंट मेरे पास नहीं था, मीडिया का काम मेरे पास नहीं था, इसलिए उसमें मेरा तरफ से कुछ कहना वो उचित नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी प्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी। रोज प्रेस वाले उनके घर पे सुबह पहुंच जाते थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही 8 बजे सुबह पहुंच जाते थे, 8:30 बजे पहुंच जाते थे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा को लेकर सवाल होना, मोदी को लेकर सवाल होना लाजमी है, सवाल पूछना। इसलिए खैर, अब ये बताइए कि किस तरीके से चुनावी समीकरण के बाद क्या लगता है कि मेरठ में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे चूंकि गंगा एक्सप्रेसवे भी शुरू हो गया है और सारे एक्सप्रेसवे शुरू हो गए हैं, इंटरनल डेवलपमेंट को लेकर आपके भी 2 साल हो गए हैं, किन किन मोर्चों पे आपका काम चल रहा है? जो कई आपने एक बार फ्लाईओवर का जिक्र किया था बेगम पुल पे, फिर आपने फ्लाईओवर का जिक्र किया हापुड़ अड्डे पे, आपसे हमारी लंबी कई दौर की बातें हुई थी। जी हुई थी। और अब वो चीज़ें धीरे धीरे धरातल पर आनी शुरू हो गई। ठीक है। और हमारा अभी आपसे पहले PWD के इंजीनियर गए हैं, वो आप देख रहे हैं ये नक्शे, ये जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये गांव के शिजरे हैं जिनको जो मैं अपने पास रखता हूँ। और दायमपुर और ये डाब का देखिए पूरे चित्र है ना। बिल्कुल, ये नक्शे हैं। बताइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये मैं रखता हूँ रिकॉर्ड, और इनसे मैं सड़कें निकालता हूँ। सड़कें बहुत ही ज्यादा रूट लेवल पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ये डाब का अभी इसमें सड़क बन रही है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसलिए कौन सी चक्र रोड कहाँ जा रही है, कौन आदमी बिना वजह तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, या किसी को वर्तमान में किसी के खेत में से निकल रही है तो उसको थोड़ी जमीन का नुकसान होगा, फायदा भी होगा कि उसके सड़क में खेत में से सड़क निकलेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी तुलनात्मक में उसको 50-100 की ज़मीन अगर उसकी जा रही है तो उसको सर कलेक्टर साहब से कह के, किसी से कह के हम उसको थोड़ी जमीन अलॉट करा। मैंने देखा भी कि DFBC के साथ भी आपकी कई दौर की मीटिंग हुई, DF के साथ भी हुई। ये हमारे डेवलपमेंट के सहायक हैं, ये काम करते हैं। और सबसे पहले मैं रोजाना खबर पे मैं भूल गया, सबसे पहले बधाई दे दूं कि लाल कुर्ती में आप वो नाली पे जो रैंप रखवाने की आपने बड़ी भूमिका निभाई, वो मैं रोज गुजरता था, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए आपने तत्काल भेजा। जी। और तत्काल देखो कितने मिनटों में काम हुआ, उसको लेकर हमने खबर चलाई। हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। जी। हमारे सिस्टम में हम धूप में पीड़ित को नहीं बुलाते, जनता को नहीं बुलाते। जनता जब फ़ोन करती है विधायक जी मिलेंगे, हम कहेंगे मिलेंगे शाम को, लेकिन आप अपना कागज अभी हमको व्हाट्सएप कर दो। बहुत बढ़िया। वो अपनी तहरीर, वो अपना प्रार्थना पत्र, वो अपनी परेशानी हमको साझा कर देता है व्हाट्सएप पर। तत्काल उस व्हाट्सएप को अपने कमेंट के साथ और अपने रिक्वेस्ट के साथ हम अधिकारियों को भेज देते हैं, और अधिकारी का तत्काल काम शुरू उस पर हो जाता है। जब तक वो आते हैं हमको जवाब मिल जाता है, ओके कंसिडरिंग। वो कमेंट DM, SSP और अधिकारी, इंजीनियर्स, थानेदार, वो हम सबको भेज देते हैं। अब देखिए कि अब मुझको थाने पर नहीं जाना पड़ता। पहले कार्यकाल में मैं थाने में बहुत जाता था, अब मैं सब थाने पे काम मेरा व्हाट्सएप पे हो जाता है। सही मायने में समझिए कि अब तो थानेदारों सोशल मीडिया का सही जगह मैं थानेदारों की शक्ल भी नहीं पहचानता, ना वो आते हैं ना मैं जाता हूँ, सब व्हाट्सएप पे काम हो जाता है। इससे पहले जब आप विधायक थे तो वहाँ पे सोशल साइट्स और मोबाइल स्मार्टफोन के जमाने थे नहीं, और ये इस बार बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए सब काम मैकेनिक हो गया है। और हम जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप उनके ऐप पे डालिए, आप मुख्यमंत्री जी को फौरन टैग करिए तो 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई आ जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ, और हम उसका जवाब, ये सब काम हम इसकी सहायता से करते हैं। आपकी बात मीटिंग लगातार मैं देखता रहता हूँ, जिलाधिकारी और MDA-BC के साथ होती रहती है। 1-2 सवाल और हैं आपसे कि क्या लगता है कि कुछ मेरठ के इंटरनल जो शहर की खूबसूरती के लिए जो फ्लाईओवर्स, जैसे हापुड़ अड्डा अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट बन गया है, आबू लेन पे व्यापारी मल्टी लेवल पार्किंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ बात चल रही है क्या? सारे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ, ये मेरठ ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी शहर के अंदर फ्लाईओवर नहीं है।
हाँ। बरेली में 4 फ्लाईओवर है, बरेली चुनाव में गया था मैं, बिल्कुल। जाता रहता हूँ बरेली, 4 फ्लाईओवर फ्लाईओवर है। कानपुर में फ्लाईओवर है, और शहरों में फ्लाईओवर है, बुलंदशहर में फ्लाईओवर है, मेरठ ऐसा शहर है कि यहाँ फ्लाईओवर है। ये एक भी फ्लाईओवर नहीं है, बहुत 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 बड़ी बात। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक फ्लाईओवर तो दे दो। तो मैंने जो बेगम पुल से और सूरजकुंड तक 2.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड मांगी है। क्या रूट क्या तय किया आपने? उसका है बेगम पुल 0 माइल, बेगम पुल 0 माइल लालपुर चौराहे से आबू नाले के ऊपर, अच्छा, आबू नाले के ऊपर दयानंद सिंह होम से आगे हाँ, निकलते दयानंद हुए सिंह, जी, जी। कचहरी के दोनों पुल पार करके, और सूरजकुंड वाला पुल जो है जेल चुंगी पर वो मुड़ जाता है, तो वहाँ तक का फ्लाईओवर मांगा है। वहाँ से सारा ट्रैफिक जेल चुंगी चला जाएगा। तो बेगम पुल से बच्चा पार्क से ईस्ट सिनेमा से हापुड़ अड्डा और तेजगाड़ी तक सारा शहर नो ट्रैफिक जोन हो जाएगा। हाँ, यहाँ की जो पब्लिक वहाँ इधर जाने वाली है वो इधर तो सब इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि गढ़ रोड जाने वाले भी इधर से निकल जाएंगे, सब इधर से, गढ़ रोड वाले भी सब बार बार, तो ये पोर्शन खाली हो जाएगा। शहर का जो इंटीरियर पोर्शन है ये सारा हमारा खाली हो जाएगा। दूसरा बहुत 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 बड़ी बात है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन क्या मैं बड़ा साधुवाद दूंगा और प्रशंसा करूंगा अपने उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया है और कमिश्नर महोदया ने भी उसको बड़ा पसंद किया है, और वो दोनों अधिकारी इस पर लगे हैं। जिलाधिकारी का ही बहुत सहयोग हमें इसमें मिल रहा है, और वो निश्चित रूप से वो धरातल पर आएगा। और दूसरा 5-6 किलोमीटर का ये 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लगभग होगा 2.54 किलोमीटर। अच्छा, 2.54। और ऐसे ही एक फ्लाईओवर जो मेरी 25 साल पहले 30 साल पहले मैंने योजना बनाई थी, 98 में मैंने उस बात को 96 में उठाया था, वैशाली ग्राउंड से और बच्चा पार्क, अच्छा, जली कोठी के पीछे से, तहसील के बराबर में से 900 मीटर का वो फ्लाईओवर है बच्चा पार्क उसका बीच में। तो आप समझिए कि वैशाली से 2 किलोमीटर हमको बेगम पुल, और बेगम पुल से 2 किलोमीटर हमको बच्चा पार्क आने का झंझट, 4 किलोमीटर हमको बचेगा, 3.25 किलोमीटर, और हम सीधे इसमें से निकल आएंगे। लाइट ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक तो नहीं आ पाएगा, लाइट ट्रैफिक, लेकिन लाइट ट्रैफिक है, तो ये जोन भी ट्रैफिक से फ्री हो जाएगा। तो क्या ये भी सबमिट कर दिया गया आपने, या प्रस्ताव चल रहा है? अच्छा, ये चल रहा है ऑलरेडी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बराबर और पत्राचार चल रहा है, इसको एमडीए, नगर निगम सब टेकअप कर रहे हैं। ओके। इसमें कुछ दूसरा, मैंने एक मल्टी लेवल, मैं सड़क की बात पहले कर लूं, आज जो जयनगर लिंक रोड बन रही है, काम चल रहा है, 2-3 खबरें भी आई, वो भी मेरा 1996 का प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा 1996 का। और मैंने सारी दूरियां जो उसके अंदर दुश्वारियां आ रही थी, जो डिफिकल्टीज आ रही थी जयनगर वालों को महसूस हो रही थी, और मीटिंग ये लोग परेशानी चाहते थे, मैं खुद उसकी फिजिकली नपाई कर, मैंने पाया कि जो जमीन उनको अलॉट की गई थी कलेक्टर मेरठ द्वारा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के द्वारा दी गई थी, वो उनका कब्जा उतनी ही ज़मीन पर है, आर्मी की ज़मीन पर उनका कब्जा नहीं है। और नक्शा उनका 1952 में पास हुआ था नगर, मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर काम करता हूँ, वो मेरे पास है, मेरे पास वो लीज डीड है उनकी, अच्छा, ट्रांसफ़र डीड है, जो 1 अप्रैल 1952 को उनके पक्ष में हुई है। उसमें जो उनको स्थल दिया गया था उसी स्थल पर उनका निर्माण है, तो कोई ज़मीन उन्होंने घेरी हुई नहीं है। अब ये यूपी गवर्नमेंट की गलती है कि उनने क्या मिलिट्री की ज़मीन पे तो कब्जा नहीं दे दिया, थोड़ा बहुत 2097 मीटर कहता है मिलिट्री, तो मिलिट्री की और सरकारों के बीच का मामला है, दोनों केंद्र सरकार के, तो ये कब निभा लेंगे, ये फिजिबल कब हो जाएगा? ये तो काम शुरू हो गया, मिलिट्री की तरफ की दीवार बन रही है, इधर की नाली बननी शुरू हो गई है, खुदाई शुरू हो गई है, और ना जयनगर वालों को कठिनाई होगी और ना सड़क बनाने में कोई कठिनाई होगी। वो सड़क हमारी 8 मीटर के लगभग की सड़क, वो इधर से उधर कॉरिडोर हमारा निकल। तो सारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट अमित अग्रवाल जी के 20 साल पहले थे, वो एज इट इज पड़े हुए थे, इन्हीं के विधायक बनने का इंतजार किया जा रहा है। 20 साल तक 20 साल तक कोई उसमें काम हुआ भी नहीं है। दुर्भाग्य, जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने टेक ऑफ नहीं किया। 20 साल कैंट में भाजपा के ही कोई विधायक रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सर ये सारे ड्रीम प्रोजेक्ट आपके इस 20 साल बाद के ड्रीम से मेरे को बड़ा ये मुझे को बड़ा अफसोस है, वही मैं, मेरा कोई साथी जनप्रतिनिधि ने उनको टेकअप नहीं किया 20 साल तक। बहुत ही माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। मैं 20 साल विधायक नहीं रहा,
तो किसी ने उसको टेकअप नहीं किया। जी। अगर वो उसको टेकअप कर लेते तो वहाँ शहर की खूबसूरती होती तो ये जरूरी थोड़ी है कि मेरे नाम की मोहर लगनी है। नहीं, शहर के डेवलपमेंट की बात नहीं नहीं, भाई देखो, ये काम करने से हम पब्लिक के दिलों पर राज करते हैं। तो मुझको जो है पत्थरों पर राज करने का मेरा शौक बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा शौक जो है दीवारों पर राज, दीवार पे तो पत्थर लगता है, तो दीवारों पर राज करने का शौक नहीं है, दिलों पर राज करने का शौक है। और है। बता दूं कि शहर में तो और भी विधायक हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन जो फ्लाईओवर्स की बातें हैं वो ज़्यादातर कॉरेस्पोंडेंट अमित अग्रवाल जी के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि हापुड़ अड्डे पे भी फ्लाईओवर की बहुत तेज़ी से डिमांड हो जा रही है, क्योंकि खूबसूरत चौराहा ही शहर की बड़ी खूबसूरती का एक संदेश देता है और बेगम पुल हार्ट ऑफ सिटी माना जाता है, और हापुड़ अड्डा उसके बाद एक बहुत ही जो रास्ते का जो इंटरचेंज है वो वहाँ दिखता है। सर एक सवाल और आपसे कि मैं जब पहले विधायक था तब मैंने योजना बनाई थी बेगम पुल पर फ्लाईओवर की, वाई शेप में। बल्कि वहाँ इंजीनियर थे, हापुड़ के चीफ इंजीनियर थे हमारे लखनऊ में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको वाई शेप में नहीं, आप इसको ऑक्टोपस के शेप में बनवाइए। दयानंद नर्सिंग होम से भी उस पर सड़क आए, आबू लेन से भी दास मोटर या आबू लेन पार करके उस पर सड़क आए, तो उसका डिज़ाइन फिर हमने ऑक्टोपस वाला डिज़ाइन बनाया था। वो तब फिर मैं विधायक नहीं रहा तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। क्योंकि शहर में एक बात बहुत सही इन्होंने कहा कि आप किसी भी बिहार में, यूपी में, गुजरात में कहीं चले जाएं, किसी भी छोटे छोटे शहर में भी जाए, वहाँ भी फ्लाईओवर्स देखे जाते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर्स शरीर के स्मूथ नेटवर्क के लिए और परिचालन के लिए बहुत भूमिका अदा करता है, क्योंकि जाम रहित शहर होना चाहिए। मेरठ में जाम की समस्या बहुत है। ऐसे में सर एक सवाल और आपके चलते चलते कि जिस तरीके से तमाम सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, लेकिन गर रोड में ऐसी क्या है कि उसको एक्सपेंड भी करना है और गड्ढे भी नहीं भरे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैंसरस पॉइंट गरोडा मेडिकल कॉलेज से लेकर हापुड़ अड्डे का, वो हमने भी सुना है कि शायद वो एक्सपेंड होना है, 4 लेन का होना है, लेकिन कम से कम गड्ढे तो भरने चाहिए। वो किसके रीजन में आता है? ये PWD के में आता है जी। और अभी मैं 2-4 दिन में चीफ इंजीनियर PWD से मिलूंगा, यहाँ चीफ इंजीनियर हैं। जी जी। ये देखिए, ये सब सड़कें हैं जो मुख्य सड़कें हैं, बहुत ये किसी विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, शहर की खूबसूरती के लिए पूरे महानगर की हैं, और सब लोग सब जगह निकलते हैं। बिल्कुल सही बात। मैं भी जाता हूँ, मेरे क्षेत्र के नागरिक भी जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों के नागरिक मेरे क्षेत्र में से निकलते हैं। तो ये अब आबू नाला देख लीजिए आप, कैंट से निकल के शहर में और शहर से निकल के दक्षिण में जाता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में तो सभी को सोचना है, सभी को मिलकर काम करते हैं हम लोग। सभी लोग निकलते भी हैं, सभी लोग मिलकर अधिकारी भी, मंत्री, विधायक सब। तो मैं उनसे बात करूंगा कि भाई इसके गड्ढे भर दें, इसको चौड़ीकरण में वो समझते होंगे चौड़ीकरण तो होगा ही, तो अभी क्यों पैसा लगाया। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी को चलने के लिए रास्ता चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक मल्टी लेवल पार्किंग की हमने डीएम साहब से बात की है। आपने बेगम पुल भी पहले भी इंटरव्यू में आपने बेगम पुल का पॉइंट बताया था कि चूंकि यहाँ सदर बाजार है, आबू लेन है, बेगम पुल है और PL शर्मा है, 4-5 व्यापारियों के हब हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट तो दिखती है PL शर्मा के पास मल्टी लेवल पार्किंग की। नहीं, हमने PL शर्मा मार्केट हो या कचहरी हो जी, या MD हो, ये सबका मिला के हमने कचहरी पर मल्टी लेवल पार्किंग की बात मतलब उसी के आसपास। जी नहीं, हमने जगह भी ली है, अभी जगह डेप्लीटेड है, कंडीशन, भवन गिर चुके हैं कचहरी के अंदर। तो हमने कहा है कि अब नेहरू रोड पे पूरा गाड़ियों का जमावड़ा रहता है, वकीलों के लिए पार्किंग की और कहीं जगह नहीं तो वहाँ खड़ी करते हैं, वादकारी भी खड़ी करते हैं। उधर अलेक्जेंडर क्लब से लेके और कचहरी के गेट तक, कलेक्ट्रेट वाले गेट तक गाड़ियाँ लग जाती हैं, और मेरठ कॉलेज के आगे तक SSP बंगले तक गाड़ियाँ लग जाती हैं। तो एक बहुत अच्छा पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए। हाँ, मेरठ में फ्लाईओवर और मल्टी पार्किंग के तौर पे मेरठ बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। MDA के VC ने उस बात को मेरी माना, वो बनाने के लिए तैयार भी हैं। अब कलेक्टर साहब जितनी जल्दी हमें ज़मीन दे देंगे, शासन में उन्होंने ज़मीन के लिए लिख रखा है, वो भवन गिराने की अनुमति मांगी है, फिर वो शासन से हम ज़मीन अलॉट करा के ले आएंगे। या बाहर पुलिस अस्पताल है, उसके लिए भी हमने लिखा है। पुलिस अस्पताल में आजकल अस्पताल नहीं चल रहा, वो जब बेकार पड़ी है जगह, तो उसके अंदर भी हम सर्वे कर चुके हैं। MDA के अधिकारी VC MDA कर चुके हैं, और SSP से भी बात कर चुके हैं, गृह सचिव से भी बात कर चुके हैं हम। वो भूमि अगर हमें मिल जाएगी तो हम वहाँ भी उसको बनवा सकते हैं। तो एक मल्टी लेवल पार्किंग नगर निगम में तो हम लोगों की प्रस्ताव के बाद बनी है, शुरू हुई है, हो रही है, तो उसके साथ एक इधर भी बन जाएगी, तो मेरठ में पार्किंग की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होगा। चलिए चलते चलते एक सवाल और आपसे कि 4 जून को क्या तैयारी है 400 पार को एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए? क्या आपने रणनीति बनाई, कैसे आप रहेंगे उस दिन, क्या करेंगे आप?
नहीं, हम यहीं रहेंगे, काउंटिंग में के पास रहेंगे, अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम विधायक हैं, प्रतिबंधित है विधायकों को जाना। लेकिन जश्न मनेगा, जनता की आवाज़ जो है 400 पार की, वो निश्चित तो मेरठ में राम आएंगे। मेरठ में तो राम आई गए, मेरठ में तो राम आई गए। ठीक है। और मेरठ में राम आ गए, मेरठ में विकास होगा। और देखिए, वो अभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएंगे इसलिए मुद्दे। लेकिन कौन केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति थे? कौन इंदिरा गांधी राजनीतिक व्यक्ति थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? राजीव गांधी तो हवाई जहाज उड़ाया करते थे, वो कौन राजनीतिक व्यक्ति थे? तो ये राजनीति है, सबको सब सिखा देती है। बिल्कुल, ये पब्लिक है, सब जानती है, जानती है। और ये राजनीति है, ये सीखना नहीं, अपने आप लोग सीख जाते हैं, सिखाना नहीं पड़ता। सवाल ये है कि रामायण के किरदार के राम को 40 साल बाद प्लेटफॉर्म पर आने में इतना वक्त लग गया। जनता का प्यार उन्हें स्क्रीन पर मिला, लेकिन जब रियल सीन पे आए तो कहीं न कहीं झुंझलाहट देखी गई। सवाल यह है कि आखिर जो व्यक्तित्व यहाँ पे लाया गया वो कहीं न कहीं अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के एक शैडो के रूप में लाया गया। जीते या हारे ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हमारी कोशिश थी दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल से सीधी बात करके, जो आंकड़ों का दौर है कि जिस प्रकार से आंकड़ेबाजी के चाणक्य माने जाते हैं, उस हिसाब से अपनी बात रखने के लिए और आपको सुनने के लिए। कई मुद्दों पे बात हुई, क्योंकि शहर में डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। ऐसे में अमित अग्रवाल चाहे शहर विधानसभा हो या दक्षिण हो या फिर कैंट हो, लगातार अपनी भूमिका संजीदा तौर पर जिंदा रखते हैं। जिंदा वही है और जिंदा एक बधाई भी इनको दे दें, क्योंकि आपकी वजह से प्राचीन नवचंडी मंदिर का उद्धार हुआ। उस पर हम एक बहुत संक्षिप्त ले लेते हैं कि आखिर ये आप कैसे अपने विधानसभा को पार करके दूसरे विधानसभा में जाके अपने नहीं, दूसरी विधानसभा नहीं, देखिए आस्था का प्रश्न है। मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरठ तो भाजपा के भी विधायक रहे हैं। मेरठ पे तो माँ चंडी की मेरठ पे कृपा है जी। और ये क्षेत्र रेलवे स्टेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बस स्टेशन हो, मंदिर हो, ये किसी क्षेत्र में बंटते नहीं हैं। ये पूरी हमारे महानगर की, हमारे जिले की संपदा है, जिस पर सबकी श्रद्धा होती है। इसलिए कोई भी उसके लिए काम करे। तो कैसे भावना कैसे आई? बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है। देखिए, वो तो है ही जी। आप दूसरा भी बधाई देंगे जी कि शीघ्र ही मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है जी। और मैंने तो 2 मंदिर भेजे थे, सदर में काली माई का मंदिर जी। और सदर में भगवान बिल्लेश्वर महादेव का मंदिर जी। उनके लिए भी पर्यटन विभाग से तो अब 1 करोड़ रुपया बिल्लेश्वर महादेव मंदिर के लिए स्वीकृत होकर आने वाला है। 4 तारीख की इंतजार काली है। माता के मंदिर के लिए अगली प्रस्ताव दिया हुआ है। अगली बार काली माँ का मंदिर के लिए और ये नवचंडी मंदिर का काम कब शुरू होगा? ये काम इस 4 तारीख के बाद शुरू होगा, 4 जून के चलिए, चुनाव के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और हमने दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल रूबरू कराया। अब मेडिकल से लेकर हापुड़ अड्डे तक गड्ढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि चीफ इंजीनियर से मिलेंगे। सवाल है कि अगर सब लोग एक संजीदा होकर अगर आगे बढ़े, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, तो शहर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से दोपहिया वाहन चालकों को गड्ढ रोड पर चलने में बहुत दिक्कत नहीं, कैंसरस दिक्कत होती है, ऐसे में रोजाना खबर कई गड्ढों के खबरों को चला चुका है। राम 1 लाख वोट से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पार्टी के चाणक्य जिन्हें मैं कहता हूं मेरठ के, उन्होंने ये कह दिया है कि 1 लाख से अरुण गोविल विजयी होंगे। सवाल दर सवाल पढ़ते निकलती हैं, उनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप अपने दिल के अंदर कुछ बैठा लेंगे तो उसको निकालने के लिए कोई मशीनरी काम नहीं करेगी। इसलिए खुली आंखों से सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। सवाल ये भी मेरे से किया जाता रहा कि कैंट विधानसभा में वोटिंग परसेंट गिरा तो क्यों गिरा? जवाब भी आप सुनकर बहुत ताज्जुब करेंगे कि सटीक जवाब के साथ सटीक एनालिसिस के तौर पर आपको देखने को भी मिला है। लेकिन जिस प्रकार से हमने ये इंटरव्यू दिग्गज विधायक अमित अग्रवाल से सीधे रूबरू कराया, तो कहीं न कहीं ये साफ है कि पार्टी के तौर पर जिस प्रकार से संजीदा दिखते हैं, तो मेरठ को लेकर जिस प्रकार से भविष्य की नीति और रीति बनाने में चीफ मिनिस्टर से लेकर और अधिकारियों के बीच सक्रिय रहते हैं, तो आने वाले कल में मेरठ की तस्वीर जरूर बदलेगी। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।